Peşmeza. गुड इवनिंग शुभम प्रजापति। बेटा कैसे हो? हाउ आर यू? क्यों, क्या हुआ? अरे डॉक्टर नहीं दिखाया क्या? ओके ओके, फिर तो बढ़िया है। पापा दवाई दिए होंगे, ठीक हो जाएगा। 2 सुई लगता है। हाय हाय हाय।
प्रवीण कुमार गौरव, गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? हाँ प्रवीण, आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं ठीक हूं। चलो बढ़िया है। तो हमने काफी दिनों से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंटिन्यू करके रखा है, चला के रखा है। इसी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ी है। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया था, और मैंने बताया था सेक्स कैरेक्टर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का स्ट्रक्चर देखा, स्पर्म्स कैसे बनते हैं और ओवा कैसे बनते हैं वो देखा हमने। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पे, ठीक है ना? तो लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट। भाई मेल गमीट को हम स्पर्म बोलेंगे with the female gamete. Fusion of male gamete with the female gamete. याद रहे, फीमेल गमीट को हम ओवम बोलते हैं यूजुअली, लेकिन ह्यूमन फीमेल में ओवम जो रिलीज हुआ था, मैंने बार बार तुम लोगों को बताया है, वो ओवम रिलीज हुआ था कौन से स्टेज पे? सेकेंडरी oocyte स्टेज पे। दैट इज वाई मैं यहां पर फीमेल गमीट के बदले लिखूंगा सेकेंडरी oocyte। जब एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होगा, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एक और बात, फीमेल गैमीट या स्पर्म ये हैप्लॉइड होगा बेटा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। फीमेल गैमीट या सेकेंडरी oocyte ये भी हैप्लॉइड होगा। हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं ये हैप्लॉइड क्यों होंगे। तो जब हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बोले तो सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होगा, तब क्या बनेगा? तब एक 2n बोले तो डिप्लॉइड सेल बनेगा। एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। इस डिप्लॉइड सेल का नाम है बेटा जाइगोट। ठीक है ना जी? तो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, हाँ, मियासिस सेकंड के कारण नहीं, मियासिस फर्स्ट के कारण ही हैप्लॉइड होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड फीमेल गैमेट यानी कि सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होके एक डिप्लॉइड सेल जिसका नाम जाइगोट है, डिप्लॉइड सेल बनाएगा। इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आपको याद रखना है, मैंने डायग्राम यहां पर दिखाया है कि फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है, राइट? देखिए इस डायग्राम में स्टेप 1 को देखिए। स्टेप 1 में लिखा है एग लीव्स ओवरी एंड एंटर्स फैलोपियन ट्यूब। एग मतलब यहां पर क्या है? ध्यान रहे, ये एग किस स्टेज पे रिलीज होगा? वही सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte मतलब एग जो रिलीज हुआ ओव्यूलेशन प्रोसेस में ओवरी से, ये एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होगा। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये रहा यहां पर सेकेंडरी oocyte, एग।
तो स्टेप 2 में देखिए क्या दिखाया है, स्पर्म एंटर्स द एग एंड यूनाइट्स विद द न्यूक्लियस। स्पर्म कहां से आया? यहां से आया स्पर्म। मैं बताऊंगा अभी कितना आया, कैसे आया, वो सारा बताऊंगा। स्पर्म यहां से आया और फैलोपियन ट्यूब में इस एग के साथ फ्यूज हुआ, सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज हुआ। मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के मैंने बेटा तुम लोगों को काफी सारे पार्ट्स बताए हैं, वही मैं लिखने वाला हूं यहां पर। क्या? फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? फर्टिलाइजेशन कहां पर बताओ? इन एम्प्यूला, एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में, एम्प्यूला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मोर प्रिसाइजली, ज्यादा एक्यूरेटली बोलना है तो बोल सकते हो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। मैं ये भी समझा चुका हूं, ठीक है ना भाई? तो हमने पहला पॉइंट याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन होता है कहां पर? एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में। एंड फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें सेकेंडरी oocyte फ्यूज होगा स्पर्म के साथ, तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। राइट? ये यहां क्लियर है ना? तो ये फैलोपियन ट्यूब है, यहां पर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखो, कुछ स्टार्टिंग से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा। स्टार्टिंग से, जब क्वाइटस होगा, ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस को हम कॉपुलेशन भी बोलते हैं या सिंपल लैंग्वेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग क्वाइटस या तुम बेटा बोल सकते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन। याद रखियो 1.5 टू 5.0 ml of semen containing, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, containing about 200 to 500 million sperms। कितना? 1.5 ml से लेके 5 ml सेमेन, जिसके अंदर 200 से 5 मिलियन स्पर्म्स होंगे। ये कहां पर डिपॉजिट होगा? जब मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो इतना सारा सेमेन वजाइना के लास्ट पार्ट में डिपॉजिट होगा। मैंने तुम लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। मैंने बताया था यूटरस का सबसे नीचे वाला पार्ट, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के बाद स्टार्ट होता है वजाइना। तो जहां पर वजाइना और सर्विक्स आपस में मिलते हैं उस जगह पर, राइट? तो इतना सारा सेमेन, इट इज डिपॉजिटेड high up in the vagina, high up in the vagina। वजाइना में काफी ऊपर, कहां पर? नियर द सर्विक्स, सर्विक्स के पास, राइट? तो सेमेन आ गया और इस सेमेन में बेटा 200 से 500 मिलियन स्पर्म्स हैं। और सेमेन क्वांटिटी में कितना होगा? डिपेंड करता है। इट कैन बी फ्रॉम 1.5 ml टू 5 ml। इतना क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट? तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है। ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन या एम्पुला पार्ट में। और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कैसे होती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स में मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजाइना में 1.5 से लेके 5 ml सेमेन ड्रॉप करता है। इसमें लगभग 200 से 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब आगे का काम हम देखेंगे, आगे होगा क्या।
एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। हाँ प्रवीण कुमार, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ओके, देखो जी ध्यान से, within about 1 minute after copulation, within about 1 minute, ये कॉपुलेशन कंप्लीट हो गया 1 मिनट में, विद इन अबाउट 1 मिनट आफ्टर क्वाइटस। क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेमेन जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया सर्विक्स के पास, तो 1 मिनट के अंदर अंदर दिस सेमेन कॉगुलेट्स, सेमेन कॉगुलेट्स, इसका कॉगुलेशन होता है। कॉगुलेशन का मतलब है बेटा, ये सेमेन थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर ये फीमेल के वजाइना में सर्विक्स के पास में थोड़ा सा थिक बन जाएगा। थिक, मोटा सा, जैसा कैसा बोलूं मैं, जेल टाइप का बन जाएगा, रुक जाएगा, कॉगुलेट हो जाएगा, हल्का सा क्लॉटिंग होगा इसमें। अब सवाल है ये कॉगुलेशन किससे होगा? इस सेमेन में काफी सारी चीजें होती है, तुम लोग को मैं बेटा पहले ही बता चुका हूं। सेमेन में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, याद है? सेमेन कंटेन्स प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस। सेमेन कंटेन्स सेमाइनल वेसिकल वाला सिक्रीशन, सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशंस। और तो और इसमें स्पर्म्स भी होते हैं, एपिडाइडमिक फ्लूइड होता है, और थोड़ा सा काउपर्स ग्लैंड वाला फ्लूइड होता है। इसी प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में साइट्रिक एसिड भी होता है, याद होगा तुम लोगों को। यही साइट्रिक एसिड बेटा इस सेमेन को कॉगुलेट होने में मदद करेगा। लेकिन याद रखियो, ये कॉगुलेशन, ये क्लॉटिंग परमानेंट नहीं होती, ये क्लॉटिंग टेम्पररी होती है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही सेमेन कॉगुलेट हो गया, टेम्पोररी, कुछ टाइम के लिए कॉगुलेट हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर सेमेन कुछ देर के लिए कॉगुलेट हो गया तो इस सेमेन के अंदर जो स्पर्म्स थे वो मूव नहीं कर पाएंगे। सो कॉगुलेट बताया तो था, रुको, स्पर्म्स मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। रुको, स्पर्म मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, कॉगुलेशन बता ही तो रहा था मैं। देखो इधर, अगर मैं ये मान लो यूटरस है, ये यूटरस का लोअर मोस्ट पार्ट जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और सर्विक्स के बाद डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो, मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं। हाँ वही वही वही, ये रहा यूटरस, ये रहा इधर देखो, ये वजाइना, ये रहा यूटरस का सर्विक्स वाला पार्ट। मैंने कहा सेमेन को यहां पर मेल ने ड्रॉप कर दिया। ये सेमेन बेटा लिक्विड ही होता है ना, तो इसमें साइट्रिक एसिड जो होता है, साइट्रिक एसिड की वजह से हल्का सा जेल टाइप में कन्वर्ट होगा, ये मोटा हो जाएगा। ये सेमेन लिक्विड होता है। देखो मिल्क, तो दूध तो आपको याद है ना, मिल्क इज अ लिक्विड, लेकिन जब हम इस मिल्क से दही बनाते हैं तो दही कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है ना, जेल टाइप का।
तो हम बोलते हैं ना, मिल्क हैज बीन कॉगुलेटेड इनटू कर्ड। कॉगुलेटेड वर्ड आ गया ना। तो कॉगुलेशन का मतलब है सेमेन जो लिक्विड होता है वो लिक्विड यहां पर जेल टाइप में कन्वर्ट होगा। जेल टाइप में कन्वर्ट होगा तो इस जेल स्ट्रक्चर को हम कॉग्युलम बोलेंगे। अब समझे? हाँ, अभी कोई दिक्कत है? हाँ शुभम। हाँ जी। लेकिन ये कॉगुलम हमेशा कॉगुलम नहीं रहेगा, ये टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए। तो जितनी देर तक ये सेमेन कॉगुलम में रहेगा, कॉगुलम बना हुआ रहेगा, जितनी देर तक ये कॉगुलेट होके रहेगा उतनी देर तक इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं उनका मूवमेंट नहीं होगा। स्पर्म मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। स्पर्म मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब देखो, तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं उनको तो आगे बढ़ना ही है, स्पर्म मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होगा, रुकेगा, तो फिर ये कॉगुलम क्यों बना? इसका रीजन है, अगर ये सेमेन कॉगुलम नहीं बनता, जेल टाइप नहीं बनता, तो ये सेमेन लिक्विड है ना, ये लिक्विड बाहर आ सकता था। इसके अंदर जो स्पर्म्स थे वो बाहर आ सकते थे, वेजाइनल पोर से बाहर निकल सकते थे। दैट इज वाई कुछ देर में ही, विद इन 1 मिनट ही, ये सेमेन कन्वर्ट हो गया इनटू अ लिटिल बिट जेल। वो जेल बाहर नहीं निकल पाता। हाँ निकल सकता है, लेकिन सोचो जरा, जितनी देर में जेल बाहर निकलेगा उससे ट्रिपल टाइम, ट्रिपल कम टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा अगर लिक्विड यहां पर होता। सीधी सी बात है यार, लिक्विड का मूवमेंट फास्ट होगा या जेल का मूवमेंट? बता मुझे। लिक्विड फास्ट मूव होगा या जेल? लिक्विड। तो मतलब अगर ये सीमेन लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो ये वापस गिर सकता है। दैट इज वाई ये कन्वर्ट होता है इनटू अ थिक स्ट्रक्चर। उस थिक स्ट्रक्चर को हम कॉगुलम बोलते हैं। हाँ, कॉगुलम भी बाहर गिर सकता है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। उतनी देर में इसके अंदर के स्पर्म्स ऊपर मूव कर दिए होंगे। क्या समझे? समझ आई बात? हाँ मुझे बताओ। हाँ जी। अब देखो, ओवर द नेक्स्ट 20 to 30 minutes, ओवर द नेक्स्ट 20 to 30 minutes, अगले 20 या 30 मिनट में व्हाट हैपेंस, इस सेमेन का कॉगुलेशन खत्म, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इनटू अ लिक्विड फॉर्म। ओवर द नेक्स्ट 20 to 30 minutes, दिस सेमेन डिकॉगुलेट्स। अब इसका डिकॉगुलेशन होगा, decoagulates with the help of an enzyme present in it। इस सेमेन के अंदर एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम 1 मिनट के बाद, या सॉरी 20 या 30 मिनट में वो एंजाइम इस सेमेन को वापस जेल से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। बट तब तक स्पर्म्स अच्छे खासे ऊपर मूव हो चुके होंगे। समझ आई ना बात? ठीक है ना? अच्छा, क्या बोल रहे हैं प्रवीण कुमार गौरव? स्पर्म को सिग्नल कैसे मिलता है कि वो आगे बढ़ना है आफ्टर कॉगुलेशन? मैं बताया तो, 20-30 मिनट के अंदर अंदर सेमेन के अंदर ही एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम कॉगुलेशन प्रोसेस को, वो एंजाइम सेमेन को वापस कन्वर्ट करने लगता है इनटू लिक्विड फॉर्म, और स्पर्म्स आगे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना भाई? अच्छा जी। अब देखो, स्पर्म्स को आगे मूव करना कहां पर है? सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूटरस का मेन पार्ट, ये यूटरस। तो स्पर्म्स ऊपर गए, स्पर्म्स मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स यूटरस।
इन द यूटरस, यूटरस में इन स्पर्म्स का एक्टिवेशन होगा। अरे भाई, ये एकदम से लिक्विड नहीं होगा ना भाई। मैंने ऊपर क्या लिखा, ओवर 20 to 30 मिनट्स। 1 मिनट तक ये कॉगुलम बनेगा, एक कॉगुलम बन के रहेगा, और फिर 20-30 मिनट लगेंगे इसको वापस डिकॉगुलेट होने में। एकदम से ये लिक्विड नहीं बनेगा, हल्के से धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। समझ आई बात? मतलब अगर इसको 1 मिनट लगा था कॉगुलम बनने में, तो 30 मिनट इसको वापस लिक्विड बनने में लगेंगे। थोड़ा थोड़ा लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड में से स्पर्म्स ऊपर चले जाएंगे। एकदम से बनेगा तो सीधी सी बात है, बाहर गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? ठीक है ना? एकदम से नहीं बनता। तो मैंने क्या बोला, जैसे ये स्पर्म्स यूटरस में पहुंचते हैं, यूटरस में इन स्पर्म्स का एक्टिवेशन होता है। sperms move towards uterus, or inside the uterus sperms activate, and become competent। याद रखियो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। become competent to fertilize the secondary oocyte, become competent to fertilize the secondary oocyte। ये स्पर्म्स यूटरस में पहुंच के एक्टिवेट हो जाते हैं भाई। एक्टिवेट होने का मतलब है इनमें ताकत आ जाती है सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने की। इस प्रोसेस को, यूटरस में जो ये प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस? स्पर्म्स का एक्टिवेशन। कंपीटेंट मतलब, यार मैं अगर तुमको बोलूंगा कि यू आर कंपीटेंट एनफ टू क्रैक द नीट, मतलब क्या है इसका? प्रवीण कुमार, मैंने फॉर एग्जांपल तुमको बोला यू आर कंपीटेंट एनफ टू क्रैक द नीट, इसका मतलब क्या हुआ? तुम में काबिलियत है नीट क्रैक करने की। कंपीटेंट मतलब काबिलियत, पोटेंशियल। मैं अगर बोलूंगा कि स्पर्म जो है, स्पर्म इज कंपीटेंट एनफ टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte, इसका मतलब क्या है? कि स्पर्म में काबिलियत है सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने की। और स्पर्म जब सर्विक्स में आता है, वजाइना में आता है, तब इसमें ये काबिलियत नहीं होती, तब ये कंपीटेंट नहीं होते। जैसे ही स्पर्म्स यूटरस में पहुंचते हैं, यूटरस में ये कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम गुजारते हैं, 5 to 6 hours, है ना? और ये 5 से 6 घंटा यूटरस में गुजारने के बाद कंपीटेंट बन जाते हैं, इनमें काबिलियत आ जाती है सेकेंडरी oocyte को, ओवम को फर्टिलाइज करने की। इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस? एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म्स। कहां पर? इन द यूटरस, which takes 5 to 6 hours, such that sperms become competent to fertilize the secondary oocyte। इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं कैपेसिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैपेसिटेशन। तुम लोग से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन का मतलब है स्पर्म्स का एक्टिवेशन। कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कौन से पार्ट में? यूटरस में। और कैपेसिटेशन में होता क्या है? स्पर्म्स एक्टिवेट होते हैं, कंपीटेंट बन जाते हैं सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने के लिए। इसमें कितना टाइम लगता है? 5 से 6 घंटे। अब सवाल यह है कि यूटरस में ऐसा क्या होता है जिससे स्पर्म्स स्टिमुलेट होते हैं, जिससे स्पर्म्स एक्टिवेट होते हैं? भाई यूटरस का जो एंडोमेट्रियम है ना, यूटरस का जो एंडोमेट्रियम वाला लेयर है, मैंने तुम लोग को बताया है यूटरस का एंडोमेट्रियम लेयर बहुत ही ग्लैंडुलर होता है। मतलब उसमें काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स से बहुत सारा सिक्रीशंस निकलता है, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, वही यूटरस के एंडोमेट्रियम के सिक्रीशंस। यूटरस का जो इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यूटरस से काफी सारे एंजाइम्स और काफी सारे सिक्रीशंस निकलते हैं।
और यही सिक्रीशंस इस सेमेन में जो स्पर्म्स थे उन स्पर्म्स को एक्टिवेट करते हैं, स्पर्म्स को कंपिटेंट बनाते हैं, काबिल बनाते हैं सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने के लिए। इस प्रोसेस में 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो 3 पॉइंट हमने सीखे। पहला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन, हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। दूसरा पॉइंट, ये फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है? ये होता है फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला पार्ट में। तीसरा पॉइंट, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स। कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स कहां पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहां पर? यूट्रस में। इसमें लगते हैं 5 to 6 आवर्स और कैपेसिटेशन से स्पर्म्स बन जाते हैं काबिल, कंपिटेंट टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte। बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? ना? हाँ, प्रवीण कुमार गौरव, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी। हाँ प्रवीण, चलता हूं आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट। तो अब स्पर्म्स कंपिटेंट बन गए। हाँ, डाउट रहना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्लास का मतलब ही क्या है बेटा? मतलब ही नहीं है ना क्लास का। अगर क्लास में पढ़ के आपको डाउट रहे ना, उसको क्लास नहीं कहते। हाँ जी बेटा, देखिए, तो अब स्पर्म्स यूट्रस में आके उनका कैपेसिटेशन भी हो गया। इन स्पर्म्स को लेकिन बेटा मूव कहां करना है, ये याद रखना। इन स्पर्म्स को मूव करके जाना है फैलोपियन ट्यूब में। मान लो अगर ये फैलोपियन ट्यूब है, एक साइड दिखाऊंगा मैं, यहां पर वेट कर रहा है कौन? सेकेंडरी oocyte। ठीक, और लेट ये रहा यूट्रस का वॉल, और सपोज ये रहा एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ठीक है ना? तो यहां पर स्पर्म्स आ चुके हैं। इन स्पर्म्स को मूव करके जाना है कहां? दे हैव टू मूव, और मूव करते करते इनको पहुंचना है सेकेंडरी oocyte के पास। थैंक यू। सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचना है इनको। ठीक है ना भाई? सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच के उसको फर्टिलाइज करना है। याद रखियो, ये है सेकेंडरी oocyte। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि सेमेन में लगभग 400 से 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, लेकिन सेकेंडरी oocyte के पास सारे नहीं पहुंचते। सेकेंडरी oocyte के पास 100 या 200 स्पर्म्स ही पहुंचते हैं। मतलब सर्विक्स से लेके फैलोपियन ट्यूब तक का सफर जो है, ये बहुत कठिन सफर है, बहुत कठिन ट्रैवलिंग है ये। इस ट्रैवलिंग में काफी सारे स्पर्म्स पीछे छूट जाते हैं, काफी सारे स्पर्म्स मर जाते हैं, और कुछ 100-200 सेकेंडरी oocyte तक पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई? देखियो, ये जो स्पर्म्स हैं ये मूव कैसे करते हैं भाई? दे मूव बाय देयर ओन एफर्ट। खुद से ये ताकत लगाते हैं। दे मूव बाय देयर ओन एफर्ट। अब तुम लोग बोलोगे सर इसके पास ताकत कहां से आती है? मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में मैंने तुम लोग को बताया था स्पर्म का मिडिल पीस।
स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियन होता है। वही माइटोकॉन्ड्रियन स्पर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मैंने तुम लोग को यह भी बताया था। सेमेन में फ्रक्टोस होता है, याद है ना? फ्रक्टोस एक कार्बोहाइड्रेट है। वो फ्रक्टोस का जब ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो एनर्जी निकलेगी। और फ्रक्टोस को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा वही माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म के मिडिल पीस में होता है। तब जाके स्पर्म्स को एनर्जी मिलेगी। वही एनर्जी से ये आगे मूव करते हैं, है ना? तो स्पर्म्स मूव बाय देयर ओन एफर्ट एंड ऑल्सो by the effort of the reproductive system of the female. Effort of the female reproductive tract. मतलब स्पर्म्स को मूव करने के लिए दो दो एफर्ट मिलते हैं। एक, ये खुद से ताकत लगाते हैं। सेकेंडरी oocyte को ओवम बोलो ना, बट कंप्लीट ओवम नहीं है ये, इसको सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे, ये हैप्लॉइड है। तो मैंने क्या बोला, एक तो स्पर्म्स खुद से ताकत लगा के मूव करते हैं, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे मैंने यूट्रस बोला, यूट्रस के वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। अंदर वाला लेयर एंडोमेट्रियम, मिडिल वाला लेयर है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज कंसिस्टिंग ऑफ मसल्स का बना होता है। यही मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक तरह का पुश मिलता है इन स्पर्म्स को। तो मैंने लिखा, एक तो स्पर्म्स अपना एफर्ट खुद लगा के मूव करते हैं, और दूसरा एफर्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एफर्ट। हाउ? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं एंड रिलैक्स भी करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मिलते हैं क्या? फोर्सफुल वाइब्रेशंस फॉर स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म को मूव दो चीजें कराती हैं, एक तो खुद का फोर्स, खुद की एनर्जी, और दूसरा फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम का जो वॉल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेस करके कुछ वाइब्रेशंस जैसा प्रोड्यूस करेगा। उनसे स्पर्म्स को थोड़ा मूवमेंट के लिए मदद मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, ये स्पर्म्स मूव करते करते सेकेंडरी oocyte तक पहुंचे, लेकिन कितने? ओनली, ये याद रखना है, ओनली अ फ्यू sperms reach, few hundred reach the secondary oocyte. फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte के पास केवल 1, 2 या 300 मैक्सिमम पहुंचते हैं, बाकी रास्ते में ही गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, एंड only one has to fuse. Only one fuses with the secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte के साथ केवल एक ही फ्यूज होगा। अब बताओ, 500 मिलियन स्पर्म्स में से एक स्पर्म फ्यूज होगा सेकेंडरी oocyte के साथ। जो स्पर्म सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होगा, उस स्पर्म को क्या बोलेंगे? दैट विल बी द लकी स्पर्म। ठीक है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो इसको। जल्दी। हाँ प्रवीण कुमार, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी बेटा। ओके, अब देखो, अब शुरू होती है असली कहानी। ये कहानी बताने के लिए मुझे डायग्राम लाना पड़ेगा, वेट करो।
वेट करो बेटा। ये लाया मैंने डायग्राम। बेटा बॉडी से बाहर क्यों निकलेंगे? हाँ, एक ही स्पर्म ओवम में जाएगा, बाकी स्पर्म बॉडी से बाहर क्यों निकलेंगे? वो तो यूट्रस के अंदर ही, फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही ना मर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाहर निकलना ही नहीं है उनको। उनका कोई फायदा ही नहीं है, खत्म कहानी। बस एक को फ्यूज होना था, वो फ्यूज हो जाएगा, बाकियों का कोई मतलब नहीं बनता। बस हो गया। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? तो वो उसी में रहेंगे तो प्रॉब्लम ना होगा। किस में रहेंगे? इधर देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लगभग लगभग 200, 300, 400 मिलियन स्पर्म्स आए थे। वो स्पर्म्स जब ऊपर मूव करना स्टार्ट करेंगे, कहां ऊपर मतलब कहां? फैलोपियन ट्यूब की तरफ। तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते मेजॉरिटी ऑफ द स्पर्म्स खत्म, मर गए, और उनको यूट्रस के एंडोमेट्रियम ने खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बाद में बचे 2 या 300। वो 200-300 स्पर्म्स पहुंचे फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब में उन 200-300 स्पर्म्स में से एक स्पर्म फ्यूज हो जाएगा, किसके साथ? ओवम के साथ। बाकी चलो मान लो 200 थे, एक फ्यूज हो गया ओवम के साथ, तो 199 का क्या होगा? वो 199 भी बाद में मरकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, खत्म कहानी। नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगा उससे? वो उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वॉल जो है ना, वो काफी फैगोसिटिक होता है। फैगोसिटिक मतलब वो अमीबा की तरह बहुत सारी चीजों को अंदर एनगल्फ करके खत्म करता है। इज इट क्लियर नाउ? अभी क्लियर है ना बेटा? ओके, बस ध्यान से सुनो। ये हमने यहां पर स्ट्रक्चर बताया हुआ है, दिखाया है डायग्राम, खूबसूरत सा डायग्राम मैंने लाया। ये किसका डायग्राम है? ये सेकेंडरी oocyte का डायग्राम है, मैंने इंटरनेट से खोज के लाया। सेकेंडरी oocyte, और यही सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है। ये वेट कर रहा है किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, तुम लोग को वो याद होना चाहिए। अभी भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। देखो, ये रहा अंदर न्यूक्लियस, है ना? ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है भाई? हाँ, ये डायग्राम अच्छा है इसलिए फ्लावर की तरह लग रहा है। ये न्यूक्लियस से, ये रहा इसका साइटोप्लाज्म, दिख रहा होगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब इसके बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तुमको एक और जबरदस्त कवरिंग मिलेगी, ये देखो, जोना पिल्यूसिडा, ये वाली कवरिंग, ये वाली जोना पिल्यूसिडा कहां से आया, मैं पिछली वाली क्लासेस में पहले ही बता चुका हूं, अगर अभी रिपीट करने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा।
ये जिसपे मैंने रेड रेड मार्क किया, यही है जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर भी एक और कवरिंग है। वो कवरिंग लेकिन एक सेल का नहीं बना, बहुत सारे सेल्स का कवरिंग है। ये देखो, इस कवरिंग को बेटा हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी देखो होगा क्या। जैसे ही स्पर्म्स इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे, उनमें से मैंने कहा एक स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होगा। ये क्या कहानी क्या है वैसे, अब देखो। इस सेकेंडरी oocyte के सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं यहां पर रिसेप्टर बनाने जा रहा हूं। ये सेकेंडरी oocyte के सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से देखियो, रिसेप्टर मॉलिक्यूल सेकेंडरी oocyte के सरफेस के ऊपर बेटा कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सेकेंडरी oocyte के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स का कुछ शेप है, ये रहा, ये है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। किसके ऊपर? सेकेंडरी oocyte के सरफेस के ऊपर। दीज आर द रिसेप्टर्स, है ना जी। दीज रिसेप्टर्स आर नोन एज फर्टिलाइजेंस। तो मैं बोलूंगा सेकेंडरी oocyte के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, उनको हम फर्टिलाइजेंस बोलते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर। खैर तुम याद रखो, फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल्स हैं सेकेंडरी oocyte सरफेस के ऊपर। अब देखो, यहां से स्पर्म आया, उस स्पर्म का कैपेसिटेशन ऑलरेडी हो चुका है। याद रखियो, कैपेसिटेशन में बताया हूं। ये रहा स्पर्म, ये रहा स्पर्म का हेड। स्पर्म के हेड में मेन चीज स्पर्म का न्यूक्लियस, ये रहा स्पर्म न्यूक्लियस स्पर्म हेड में। फिर ये रहा इसका मिडिल पीस। मिडिल पीस में सेंट्रियोल्स वगैरह और माइटोकॉन्ड्रियन होता है। और ये रहा इसका टेल, इसका भी स्ट्रक्चर बता चुका। इस स्पर्म के ऊपर भी एक प्रोटीन जैसा लगा होता है। दिस प्रोटीन इज नोन एज एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है ना। अब सोचो जरा, अगर कोई स्पर्म ऐसा होगा, ध्यान से देखियो मैं समझाना क्या चाहता हूं। ये रहा स्पर्म और इसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन कुछ इस तरह का है। ये एंटी फर्टिलाइजिन है। तो इस रिसेप्टर में ये वाला एंटी फर्टिलाइजिन फिट होगा या ये ए वाला एंटी फर्टिलाइजिन फिट होगा या बी वाला एंटी फर्टिलाइजिन? समझ रहे हो ना बात। मैंने कहा स्पर्म के हेड पे, हाँ स्पर्म के हेड पे भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। फर्टिलाइजेंस आर द रिसेप्टर्स जो कि सेकेंडरी oocyte के सरफेस पे। स्पर्म्स के हेड पे कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, इनको हम एंटी फर्टिलाइजेंस बोलते हैं। एंटी फर्टिलाइजेंस इन्हीं रिसेप्टर्स के अंदर फिट होना चाहते हैं। फिट कौन सा होगा? जिसका शेप इसके जैसा हो। तो यहां पर ए स्पर्म का जो एंटी फर्टिलाइजिन है वही फिट हो सकता है, होगा कि नहीं? तो ये मान लो यहां पर स्पर्म आके फिट हो गया। यस, स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजिन सेकेंडरी oocyte के फर्टिलाइजिन के साथ फिट हो गया। ये देखिए, ठीक है ना। ये वाला फिट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका एंटी फर्टिलाइजिन इस रिसेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि हमारे पास हमारे घर में जो ताला है, उस
ताले को हम सिर्फ अपनी चाबी से खोल सकते हैं। बाहर से कोई बंदा आया, वो अपनी चाबी से हमारे घर के ताले को खोल नहीं सकता। सीधी वही कहानी है। इस रिसेप्टर में एक पर्टिकुलर टाइप का, इस फर्टिलाइजिन में एक पर्टिकुलर टाइप का एंटी फर्टिलाइजिन ही फिट हो सकता है। समझ आई बात? तो स्पर्म्स आएंगे, उन स्पर्म्स के, क्या बोला लेकिन सर, स्पर्म पर तो एक ही तरह ही होगा ना? क्या क्या? सब स्पर्म नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये वाला जो ए स्पर्म है ना, अलग अलग ओवम पे अलग अलग स्पर्म, अलग अलग रिसेप्टर प्रोटीन रहेगा। फिर से बोलता हूं, सुनो, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? इस फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल के ऊपर सिर्फ ह्यूमन का ही, क्योंकि सेकेंडरी oocyte किसका है? ह्यूमन का। इसके ऊपर सिर्फ ह्यूमन का ही स्पर्म फिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन स्पर्म के हेड के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल इस फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सपोज अगर किसी तरह से किसी और एनिमल का स्पर्म आ गया, जो कि इम्पॉसिबल है, बट फर्ज करो सपोज आ गया, लेट दिस स्पर्म बी इज द स्पर्म फ्रॉम रैट, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सपोज करते हैं, सपोज आ गया, या लेट इट इज द स्पर्म ऑफ मंकी। मंकी के, सपोज करो मंकी का स्पर्म है बी वाला स्पर्म, इसके हेड के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग कैसा है? ट्रायंगुलर है ना? तो ये एंटी फर्टिलाइजिंग यहां पर फिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मंकी का स्पर्म ह्यूमन के सेकेंडरी oocyte के ऊपर फिट नहीं हो सकता, तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं है। समझ लिए बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है ना जी? हाँ, तो अभी देखो, ह्यूमन स्पर्म ह्यूमन सेकेंडरी oocyte के ऊपर फिट होगा, अटैच होगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocyte के ऊपर फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स थे, ह्यूमन स्पर्म्स के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ये एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, फिट हो गए लॉक और की तरह, ताले और चाबी की तरह। इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। व्हाट? फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। रुको, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन क्या बोले? ह्यूमन से ह्यूमन का ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमन से ह्यूमन का ही होगा। हाँ, कुछ डाउट है क्या? हाँ प्रवीण, एनी डाउट? हाँ शुभम, तुमको डाउट है क्या बेटा? याद रखियो, मैंने बोला ना फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। कभी कभार तुम्हारी किताब पे लिखा होगा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज, ये जो मैंने अभी बताया ना कि इंसान का, ह्यूमन फीमेल का सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर सकता है सिर्फ ह्यूमन का ही स्पर्म, क्योंकि ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं। ह्यूमन सेकेंडरी oocyte को मंकी, डॉग, एलिफेंट, टाइगर, इनके स्पर्म्स फर्टिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर डिफरेंट स्पीशीज, और उनके स्पर्म्स के हेड के ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजिंग होगा वो यहां के फर्टिलाइजिंग के साथ कंपैटिबल नहीं है। समझ रहे हो बात? इसीलिए मैंने लिखा स्पीशीज स्पेसिफिक। ए स्पर्म और सेकेंडरी oocyte ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। बी स्पर्म और सेकेंडरी oocyte ये अलग अलग स्पीशीज के हैं, इसलिए बी यहां पर फिट ही नहीं हो सकता। ठीक है ना?
हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लो, डन कर दो। बहुत टाइम लगा दिए तुम लोग। चलो भाई, आगे बढ़ता हूं। मैं फिर से डायग्राम लाऊंगा। बहुत एक अच्छा सा डायग्राम है हमारे पास। थोड़ा सा वेट करो। 1 मिनट, मैं तुम्हारा सवाल पढ़ता हूं, पहले मुझे डायग्राम पेस्ट करने दो। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे? सर, जब एक स्पर्म एक ओवम ही फर्टिलाइज होगा तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्यों जाता है, जबकि फीमेल में ये रूल फॉलो नहीं होता? यस, एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, ये सही है। सोचो जरा, अगर मेल ने सिर्फ एक ही स्पर्म को प्रोड्यूस किया होता, मेल के टेस्टिस से एक बार में एक स्पर्म निकलता, मेल के पीनिस से एक बार में एक स्पर्म निकलता, और वो स्पर्म वजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते खत्म, मर गया, तो सोचो जरा, इस फीमेल में बच्चा बनने के चांसेस कितने डिक्रीज हो जाएंगे? बताओ जरा। ऑलमोस्ट बच्चा बनने का चांस 0 हो जाएगा। अब सोचो जरा, अगर 500 मिलियन स्पर्म्स में से लगभग लगभग 99% स्पर्म्स पहले ही खत्म होते हैं, कुछ 2 या 300, 500 मिलियन में से 200 स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे, ये कितना कम परसेंटेज है ना? तो अगर एक ही स्पर्म इंसान के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनता, तो वो स्पर्म पहुंचता ही नहीं, तो 0 हो जाता ना। ये ऊपर वाले ने पूरा सोच समझ के प्रोसेस बनाया है। स्पर्म्स क्योंकि इनको ट्रैवल करना होता है, ट्रैवलिंग में इनको नुकसान हो सकता है, इनको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ ट्रैवल करना है, इनको नुकसान हो सकता है, मर सकते हैं रास्ते में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं। अरे प्लांट की बात करो, पोलन ग्रेन्स देखो, कार्पल के अंदर एक ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल में एक फीमेल गैमीट। पोलन ग्रेन्स कितने बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बिलियंस में बनते हैं। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है और उन पोलन ग्रेन्स को ट्रैवल करना है, फीमेल गैमेट की तरफ जाना है। तो ये ट्रैवलिंग वाला प्रोसेस है ना, इस ट्रैवलिंग वाले प्रोसेस में काफी सारा नुकसान हो सकता है इन मेल गैमेट्स को, मर सकते हैं। दैट इज वाई ऊपर वाले ने पहले ही सोच समझ के रखा है, यार अगर ट्रैवलिंग प्रोसेस में मेजॉरिटी ऑफ द मेल गैमेट्स मर भी गए तो कुछ एक आध मेल गैमेट्स पहुंचेंगे तो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ूं? हाँ, बताऊं आगे? चलो ठीक है। अब देखो, स्पर्म अटैच हो चुका है किसके साथ? किसके साथ अटैच हो चुका है भाई? सेकेंडरी oocyte के सरफेस के साथ। ध्यान से देखियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूं। अब क्या होगा? अब होगा स्टार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको अपन एक्रोसोम रिएक्शन बोलते हैं। एक्रोसोम रिएक्शन। ये एक्रोसोम रिएक्शन क्या है, मैं एक और डायग्राम लाना चाहूंगा, एक और डायग्राम में लाऊंगा, वेट करो, उससे भी दिखाऊंगा। बस कुछ एक आध सेकंड लगेंगे मुझे।
ये मैंने दूसरा डायग्राम यहां पर पेस्ट किया। ये क्या हो गया? दोनों दिखाई दे रहे हैं ना डायग्राम्स? बता मुझे। हाँ, देखते जाओ मैं क्या बोलने वाला हूं। ये जो छोटा वाला डायग्राम है इसको देखो। जोना पेलुसिडा के बाहर एक सेल्स का कवरिंग होता है। मैंने अभी बनाया, अभी भी बताया मैंने, दैट कवरिंग ऑफ द सेल्स इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के ऊपर वो रिसेप्टर्स थे जिसके साथ स्पर्म अटैच हो चुका है ना जी? अब देखो, स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप लगा होता है। मैंने तुम लोग को बताया है, स्पर्म हेड, अगर ये स्पर्म है तो स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप है बेटा, एक कैप लगा है। बताओ जरा उस कैप का नाम क्या है? द कैप ऑन द स्पर्म हेड इज नोन एज एक्रोसोम। और मैंने यह भी बताया था तुम लोग को, एक्रोसोम एक मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी है। इस एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स निकलेंगे। सबसे पहला एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है हायालुरोनिडेज। हाँ, एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलेगा हायालुरोनिडेज। ये हायालुरोनिडेज इस कोरोना रेडिएटा के सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। मतलब कहने का यह है कि कोरोना रेडिएटा के सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं एक मटेरियल से, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। ध्यान से सुनियो मैं क्या बोलूंगा। हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड क्या है ये? इट इज द सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब जिससे सेल्स आपस में जुड़ सकते हैं। सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन cells of corona radiata, cells of corona radiata। कोरोना रेडिएटा की सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं एक ग्लू से, एक एल्फी लाइक स्ट्रक्चर से, एक सीमेंटिंग मटेरियल से। उस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। मतलब कहने का ये है, ये जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं, ये जहां जहां से मैं ब्लू लकीर मार रहा हूं ना, ये ब्लू मान लो तुम, ये वही सीमेंटिंग मटेरियल है, दिखाई दे रहा होगा। तो कोरोना रेडिएटा की सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं, टाइट रहते हैं हाइलुरोनिक एसिड से। ठीक है ना भाई? ये देख लो, हाइलुरोनिक एसिड से। इसी हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा। ये इस हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। क्या हाइलुरोनिडेज क्या काम करेगा? ये हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा। मतलब कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच का सीमेंटिंग मटेरियल खत्म, ये सेल्स लूज हो जाएंगे। जहां पर स्पर्म अटैच हुआ था उस जगह पर कोरोना रेडिएटा के सेल्स लूज हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? मान लो यहां पर स्पर्म अटैच हुआ था, तो यहां पर कोरोना रेडिएटा के सेल्स लूज हो जाएंगे। लूज होने से ये थोड़ा साइड को चलेंगे और स्पर्म का हेड अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, स्पर्म हेड अंदर की तरफ टच करेगा। बताओ समझ आया कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? स्पर्म ने जैसे ही कांटेक्ट किया, टच किया सेकेंडरी oocyte के सरफेस के साथ, फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन से,
तो स्पर्म का एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करेगा, उस एंजाइम का नाम है हाइल्यूरोनिडेस। ये हाइल्यूरोनिडेस एंजाइम कोरोना रेडिटा सेल्स के बीच जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है उसको ब्रेक करेगा। तो कोरोना रेडिटा के सेल्स लूज हो जाएंगे एंड स्पर्म हेड अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट मतलब ये अंदर इन सेल्स के रास्ते को, दूर रास्ता तो बन ही गया, लूज हो गए ना सेल्स, अंदर जाके ये स्पर्म हेड टच करेगा। इसके बाद जो लेयर आता है, इसके बाद जो कवरिंग आती है, उस कवरिंग को टच करेगा। बताओ कौन सी कवरिंग है? जोना पेलुसिडा। अरे प्रवीण, स्पर्म को तो पता चल गया ना कि ओवम यही है। फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन से पता चला ना कि यही ओवम है भाई। मैं अभी तक क्या बोल रहा था? फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन से स्पर्म को पता चला ना कि ओवम यही है। हाँ, तो क्या बोला मैंने कहा हाइल्यूरोनिडेस एंजाइम एक्रोसोम से निकलेगा। ये एक्रोसोम का हाइल्यूरोनिडेस उस जगह पर, जिस जगह पर स्पर्म अटैच हुआ है, उस जगह पर हाइल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा। हाइल्यूरोनिक एसिड ब्रेक होने से यहां के सेल्स लूज हो जाएंगे और ये स्पर्म हेड इसी रास्ते से अंदर आके दूसरे वाले लेयर के साथ, दूसरे वाले कवरिंग के साथ टच करेगा। दूसरा वाला कवरिंग कौन सा है? जोना पेल्यूसिडा। दिखाई दे रहा है ना तुमको? हाँ, बाकी स्पर्म काहे मर जाते हैं? अब देखो, ये जो बड़ा वाला डायग्राम हम यहां दिखाए हैं, इसमें हम दिखाएंगे ये स्पर्म अब जोना पेल्यूसिडा के साथ क्या करने वाला है। देखो पहला वाला पॉइंट, स्पर्म मेक्स कंटैक्ट विद द एग। दूसरा पॉइंट, एक्रोसोम रिएक्ट्स विद जोना पेल्यूसिडा। एक्रोसोम ने जोना पेल्यूसिडा के साथ रिएक्ट किया। क्या रिएक्ट किया? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब है बेटा डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जो किसी चीज को ब्रेक करेगा। ठीक है ना? वो तो इसने रिलीज कर ही दिया। पहला कौन सा एंजाइम रिलीज किया? हाइल्यूरोनिडेस। एक दूसरा एंजाइम भी यहां रिलीज करेगा बेटा। उस एंजाइम का नाम है एक्रोसिन। याद रखियो, उस एंजाइम का नाम है एक्रोसिन। लेकिन थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में हाइल्यूरोनिडेस भी आएगा, एक्रोसिन भी आएगा। हाइल्यूरोनिडेस से रास्ता बना दिया इसने कोरोना रेडिटा के थ्रू। अब जैसे ही जोना पेल्यूसिडा को टच किया, तो जोना पेल्यूसिडा को टच करने के बाद ये रिलीज करेगा एंजाइम्स। उस एंजाइम का नाम है एक्रोसिन। ACROCIN, एक्रोसिन एंजाइम। ये एक्रोसिन एंजाइम क्या काम करेगा? सॉरी, SIN, CIN नहीं है, SIN। ये एक्रोसिन एंजाइम क्या करेगा? ये तुम देख सकते हो, जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक किया, जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट किया, रास्ता बना दिया जोना पेल्यूसिडा के थ्रू। दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को। तो एक्रोसोम रिएक्ट्स विद पेरिविटलाइन स्पेस। अब जोना पेल्यूसिडा के थ्रू रास्ता बना दिया। जोना पेल्यूसिडा के बाद अंदर एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिखाई दे रहा होगा। ये एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोला पेल्यूसिडा के बीच का गैप भी है बेटा जी। इस गैप को हम पेरिविटलाइन स्पेस बोलते हैं, दिखाई दे रहा होगा। तो जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करते करते ये स्पर्म का हेड पेरिविटलाइन स्पेस तक पहुंच गया। कहां पहुंचा? पेरिविटलाइन स्पेस तक। ठीक है ना भाई? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत?
स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो पहले। स्क्रीनशॉट लिया? मैं चलता हूं आगे। मुझे ये डायग्राम फिर से चाहिए। पता नहीं, देखते जाओ। इधर देखो, जो आया है वो बस देख ले, मुझे बाकियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या कहा? एक्रोसोम ने जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इस एक्रोसोम ने बेटा एक और एंजाइम रिलीज किया। उस एंजाइम का नाम था एक्रोसिन। प्लस यहां पर दूसरा काम होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ही एक्रोसिन एंजाइम रिलीज हुआ, जोना पेलुसिडा का ब्रेक डाउन स्टार्ट होने लगा। उस टाइम एक बहुत जबरदस्त काम होगा, यहां पर लिख रहा हूं। क्या? स्पर्म हेड and secondary oocyte membrane, secondary oocyte membrane। इधर देखो, फिर से बोल रहा हूं, स्पर्म हेड ने एक्रोसिन एंजाइम रिलीज किया। एक्रोसिन एंजाइम ने जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट किया। धीरे धीरे स्पर्म हेड पहुंचा एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच की स्पेस तक, जिसको हमने पेरिविटलाइन स्पेस बोला। और पेरिविटलाइन स्पेस को क्रॉस करके यहां पर ये स्पर्म हेड एग के सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। वही मैं लिख रहा हूं, स्पर्म हेड एंड सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन फ्यूज। ये फ्यूज हो गए। बहुत जबरदस्त काम यहां पर होगा, ये पॉइंट नोट करने लायक है। इस फ्यूजन से क्या होगा? दिस फ्यूजन आवाज चली गई। क्या बात कर रहे हो यार? रुको, रिफ्रेश करता हूं मैं। हाँ प्रवीण, आवाज आ रही है ना? शुभम, तुमको आवाज आ रही है? हाँ, क्या मैंने लिखा? जैसे ही स्पर्म हेड ने सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को टच किया, यहां पर दिखा रहा है सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को फोर्थ में, उस टाइम क्या होगा? दिस फ्यूजन सेट्स ऑफ और रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ, फिजिक्स पढ़ते हो, पोटेंशियल समझ लिया होगा, पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई। जैसे ही सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन ये और स्पर्म का हेड आपस में फ्यूज कर गए, उस वक्त सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तुम लोग ने शायद अगर 11th क्लास में पढ़ा होगा नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होता है, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है, तो तुमको पता होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
हर सेल के मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां पर भी सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन में कुछ पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्पर्म का हेड टच होने से, स्पर्म का हेड फ्यूज होने से, सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने से सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिक्रीज होता है। लिखा है मैंने, रिडक्शन इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज होने से क्या होगा? ब्लॉकेज ऑफ एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म्स। अब समझ आया ना बाकी स्पर्म्स अंदर क्यों नहीं आ सकते? ब्लॉकेज ऑफ एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म्स। ठीक है ना भाई? हाँ, तो मैंने क्या कहा? सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कम हो जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम होने से, डिक्रीज होने से जो बाकी स्पर्म्स, मैंने पहले ही कहा था 200-300 स्पर्म्स हैं, वो 200-300 स्पर्म्स अभी तो बाहर घूम ही रहे हैं ना, तो वो 200-300 स्पर्म्स में से कुछ स्पर्म्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि स्पर्म के, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, स्पर्म के सरफेस पे क्या थे? रिसेप्टर्स थे। उन सेकेंडरी oocyte के सरफेस पे रिसेप्टर्स थे। उन रिसेप्टर्स को हमने क्या बोला था? फर्टिलाइजेंस। और स्पर्म के हेड के ऊपर क्या थे? एंटी फर्टिलाइजेंस। ह्यूमन के 200 या 300 स्पर्म, 200-300 स्पर्म्स होंगे, सबके ऊपर एंटी फर्टिलाइजन होगा, सिमिलर टाइप ऑफ एंटी फर्टिलाइजन। मतलब एक ही बार में एग के साथ काफी सारे स्पर्म्स अटैच हो चुके हैं, लेकिन अंदर एक जाएगा। जो पहली बार अंदर गया, जिसका लक अच्छा हो, जो सबसे पहले अंदर गया और सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया, उसके सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो गया। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम होने से ये बाकी स्पर्म्स जो एग के साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ अटैच हो चुके हैं, उनके एंट्री को रोकेगा। ब्लॉकेज ऑफ एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म्स। इस ब्लॉकेज को बेटा हम फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। मैंने क्या कहा? सेकेंडरी oocyte के साथ काफी सारे स्पर्म अटैच हो चुके हैं, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के ऊपर फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स हैं और स्पर्म्स के ऊपर क्या है? एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स। तो अटैचमेंट हो चुका है, लेकिन जो वाला स्पर्म सबसे पहले अंदर जाएगा, जो वाला स्पर्म सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करेगा, पेरिविटलाइन स्पेस को क्रॉस करके सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा, फ्यूज होगा, वो स्पर्म क्या काम करेगा? वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेकेंडरी oocyte को रिड्यूस कराएगा, डिक्रीज कराएगा। इससे बाकी स्पर्म्स अंदर जा ही नहीं सकते। देखो, एक स्पर्म अंदर गया तो मोनोस्पर्मी, और बहुत सारे स्पर्म्स अगर अंदर जाएंगे तो पॉलीस्पर्मी। ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है। इस पॉलीस्पर्मी के इस रुकने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। एंड फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कैसे होता है? इट ऑकर्स ड्यू टू रिडक्शन इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेकेंडरी oocyte। हम क्या बोल रहे हो प्रवीण? हार्ड ब्लॉक वॉल बना लेता है वो बाद में, पहले ये वाला हार्ड ब्लॉक वॉल अभी नहीं बनाएगा, वो कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से बनाएगा। ये वाला पॉलीस्पर्मी अलग है बेटा, वो इसके बाद बोलूंगा ना। तो मैंने क्या बोला? सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज होने से बाकी जो स्पर्म्स अटैच हो गए होंगे वो अंदर नहीं आ पाएंगे। ऐसे वाली पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के प्रक्रिया को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ये क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ जल्दी जल्दी, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। जल्दी करो, हमारे पास 5-10 मिनट अभी है। ओके, चलते हैं आगे। ये डायग्राम मुझे फिर चाहिए।
हाँ, देखते रहो। तो क्या बोला मैंने? फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ठीक है ना? बाकी स्पर्म्स अब अंदर नहीं आ सकते। ओके, यहां तक क्लियर है ना? अभी देखो, जैसे ही इस स्पर्म ने, फिफ्थ पॉइंट में लिखो, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग। स्पर्म न्यूक्लियस अंदर एग के अंदर गया। स्पर्म न्यूक्लियस अंदर जाने से अब क्या होगा? सिक्स्थ पॉइंट में देखो, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच रेंडर्स द विटेलाइन लेयर इम्पेनेट्रेबल टू द स्पर्म। मतलब क्या है ये? तुम लोग पहले ही देख सकते हो, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर काफी सारे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाए। ये बेटा जी, इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, लिखा है नाम। जैसे ही स्पर्म न्यूक्लियस अंदर गया तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थोड़ा सा ऊपर आके सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए। ये देखो, फ्यूजन, किसका फ्यूजन? ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसके साथ? विद सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन। ये फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte, सॉरी, ये पेरिविटलाइन स्पेस के अंदर कुछ एंजाइम्स डालेंगे। ठीक है ना भाई? दे रिलीज सम एंजाइम्स इनटू द पेरिविटलाइन स्पेस। समझ आई बात? व्हाट विल दे डू? दे रिलीज एंजाइम्स into the पेरिविटलाइन स्पेस। इन्होंने पेरिविटलाइन स्पेस के अंदर कुछ एंजाइम्स डाले। पेरिविटलाइन स्पेस पहले ही बताया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte एंड ज़ोना पेलुसिडा, उसी स्पेस को पेरिविटलाइन स्पेस बोलते हैं। उस पेरिविटलाइन स्पेस के अंदर कुछ एंजाइम्स आ गए, देख सकते हो, इन्होंने डाल दिए। इन एंजाइम्स, इन चीजों की मदद से ये जो सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन है ना, ये बेटा हार्ड हो जाएगा, जैसे प्रवीण ने अभी बताया था। व्हाट विल हैपन? हार्डनेस ऑफ सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन हार्ड बन जाएगा, और इसके हार्ड बनने से स्पर्म्स फिर से अंदर नहीं आ पाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, या हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म्स। बाकी स्पर्म्स एंटर नहीं करेंगे। ऐसी वाली पॉलीस्पर्मी को बेटा हम बोलते हैं क्या? स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कैसे हुआ? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए। उन्होंने अपने कंटेंट्स को, अपने एंजाइम्स को पेरिविटलाइन स्पेस के अंदर डाल दिया। उन कंटेंट्स, उन एंजाइम्स की मदद से पेरिविटलाइन स्पेस हार्ड हो गया, सॉरी, सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन हार्ड हो गया, और ये सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन और स्पर्म्स को अंदर आने ही नहीं दिया। इस पॉलीस्पर्मी को हम, इस स्पर्म्स के अंदर ना आने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, और इस डिटेल्ड प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, पहले हमने कहा एक्रोसोम रिएक्शन, नाउ वी आर सेइंग कॉर्टिकल रिएक्शन। बताओ, क्लियर है ना? हाँ जी, क्लियर है ना? शुभम, प्रवीण,
इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, तो हम बोल सकते हैं पॉलीस्पर्मी इज चेक्ड। पॉलीस्पर्मी चेक होता है, मतलब रुकता है दो प्रोसेसेस से। क्या क्या? स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी का मतलब है जब सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन हार्ड बनेगा, और ये होता है बिकॉज ऑफ व्हाट? कॉर्टिकल रिएक्शन। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है कब? दैट ऑकर्स ड्यू टू एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन में क्या? जब सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो ये। हाँ प्रवीण, स्क्रीनशॉट लिया? नहीं, फाइट नहीं होता स्पर्म स्पर्म में। नो फाइट। चलता हूं आगे। अभी देखो, बस मैं इसको फिनिश करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। इधर देखियो भाई, तो अंदर सिर्फ स्पर्म न्यूक्लियस गया गया ना? सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में सिर्फ स्पर्म न्यूक्लियस गया, बाकी एम्प्टी स्पर्म हेड बाहर ही रहा, मिडिल पीस बाहर रहा, टेल बाहर रहा। ये अंदर जाएंगी नहीं, सिर्फ स्पर्म हेड का स्पर्म न्यूक्लियस अंदर गया। ठीक है ना भाई? और हमको पता है इस स्पर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या है भैया? इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, है ना? ये 23 क्रोमोसोम्स जाके इस एग के न्यूक्लियस के अंदर और 23 क्रोमोसोम्स हैं, उन 23 क्रोमोसोम्स के साथ मिलकर 23 पेयर्स बनाएंगे। तो 23 क्रोमोसोम्स किसका? स्पर्म न्यूक्लियस का। व्हाट दे डू? दे पेयर with 23 secondary oocyte chromosomes, and thus 23 pairs of chromosomes will be formed। और तब तक ये जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका होगा। काम खत्म, जाइगोट बन गया। और ये पूरी प्रोसेस कहां पर हो गई? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ओविडक्ट के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना भाई? अब आगे इस जाइगोट का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस जाइगोट? ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वही एम्ब्रियो यूटरस में इंप्लांट होगा। कैसे इंप्लांट होगा, फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से डन कर दो भाई। स्पर्म का बाकी पार्ट मतलब टेल, मिडिल पीस और खाली हेड, ये बाकी रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा, काम खत्म। जो स्पर्म से हमको चाहिए था, इस ओवम को जो स्पर्म से चाहिए था वो तो मिल गया ना। क्या चाहिए था इसको? क्रोमोसोम्स। जाइगोट बनाने के लिए क्रोमोसोम्स ही तो चाहिए थे इसको। बाकी जो खाली चीजें पड़ी हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, वो खत्म, वो बाहर रहेंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हाँ नहीं, बाहर रह के वो खुद ब खुद डिटैच हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लिया इसका? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो।
चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में देखते हैं जाइगोट का क्या होगा, ठीक है ना? तब तक के लिए गुड बाय। क्लास छोड़ सकते हो बेटा आप। खुदा हाफिज। ओके बेटा, बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।